हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है मनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएस एग्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए एक टोटली न्यू सब्जेक्ट। दैट इज सब्जेक्ट का नाम है सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। एसएलसीएम बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पेपर के लिए तो ये वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल पेपर है इन होल सीएस एग्जेक्टिव। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल पेपर है। मतलब हम लोग एक चीज कहते हैं कि अगर सीएस वालों का मेन ब्रेड एंड बटर की बात करें, जिनसे हमारा कहते हैं कि बहुत अच्छा करियर चलता है और बहुत अच्छा ग्रो होता है, तो वो दो ही सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ। ग्रुप 1 में कंपनी लॉ एंड ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉ। और सबसे बड़ी मतलब मैं कह सकता हूं कि इत्तेफाक वाली बात यह है कि जिसका कंपनी लॉ स्ट्रांग नहीं है उसको सिक्योरिटी लॉ उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता जितना होना चाहिए। उसका भी लॉजिक दूंगा, प्रूव करूंगा क्यों। उसका भी लॉजिक दूंगा एंड प्रूव करूंगा क्यों। ऐसा क्यों है कि जिसका कंपनी लॉ स्ट्रांग नहीं है उसका सिक्योरिटी लॉ स्ट्रांग नहीं हो सकता आसानी से। इसीलिए मैं हमेशा बच्चे को ये बोलता हूं कि पहले आप हमेशा ग्रुप 2 करो, सॉरी ग्रुप 1 करो, देन उसके बाद ग्रुप 2 करो। क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि ग्रुप 1 जब आप कर लोगे और आपका कंपनी लॉ पढ़ लोगे और आपका कंपनी लॉ का एक बेस बन जाएगा, देन आप सिक्योरिटी लॉ करोगे तो आपके लिए पढ़ना आसान रहेगा। मैं देखता हूं मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग पता नहीं किस वजह से ये बोलते हैं कि पहले ग्रुप 2 करो, लेकिन कभी भी ग्रुप 2 नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। पहले आपको ग्रुप 1 करना है हमेशा। जब आपका ग्रुप 1 स्ट्रांग हो जाए देन मूव टुवर्ड्स ग्रुप 2। क्योंकि मूव ग्रुप 1 में आपका कंपनी लॉ है और जब आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा तो आप सिक्योरिटी लॉ वाले ग्रुप की तरफ मूव करो ग्रुप 2 में। हमारे टाइम पे पता है क्या होता था? हमारे टाइम पे क्या होता था कि ना लॉ वाले पेपर एक ग्रुप में होते थे और न्यूमेरिकल पेपर एक ग्रुप में होते थे। तो मेरे टाइम पे क्या होता था, कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ एक ही ग्रुप में होता था। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे टीचर क्या कराते थे, सुबह पहले कंपनी लॉ की क्लास कराते थे, फिर उसके बाद सिक्योरिटी लॉ की क्लास कराते थे। लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा है ही नहीं ना, तुम्हारा तो ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। ग्रुप 1 में कंपनी लॉ ग्रुप 1 में है और सिक्योरिटी लॉ ग्रुप 2 में है। तो इसलिए आपका पहले बेस कंपनी लॉ का स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद सिक्योरिटी लॉ बेटर रहेगा। और मैं कहता हूं कि अगर बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमें तो पढ़े हुए, अभी हमने तो 2-3 महीने हो गए पढ़े हुए, पेपर पहले दिए थे, बाद में अब हम ग्रुप 2 पे आए तो हम तो भूल भाल गए कंपनी लॉ। तो बेटा भूले नहीं हो तुम। अगर तुमने पढ़ रखा है ना, तुम्हारा बेस क्लियर है, तुम्हारे को बेसिक चीजें क्लियर है, जब मैं चीजें पढ़ा रहूंगा तुम्हें ऑटोमेटिक याद आती रहेगी। और जहां जहां कंपनी लॉ का टॉपिक होगा और मेरे को लगेगा कि यार इसकी कंपनी लॉ के टॉपिक से लिंकिंग है और ये कंपनी लॉ का टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा टेक्निकल है, तो मैं खुद ही रिकॉल करा दूंगा तुम्हारे को। पहले कंपनी लॉ का बेस समझा दूंगा कि इसके कंपनी लॉ पे ये इंपैक्ट पड़ रहा है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी लॉ के टॉपिक पे बात करेंगे। चलो, अब ये क्या है पेपर, सिक्योरिटी लॉ क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, वो समझने से पहले थोड़ा सा तुम्हारे को पहले मैं तुम्हारे पेपर कोर्स के बारे में बता देता हूं। अगर मैं तुम्हारे पेपर के सब्जेक्ट के नाम की बात करूं, सब्जेक्ट के नाम की बात करूं तो आपका जो सब्जेक्ट है इसका नाम है सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, इसको हम शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे हम शॉर्ट में एसएलसीएम भी बोलते हैं। एसएलसीएम, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये फॉर सीएस एग्जेक्टिव न्यू सिलेबस के लिए है। फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के लिए है। ठीक है जी। इसके अंदर पेपर में क्या कंटेंट बाइफरकेट है, ये कैसे बाइफरकेट है? अगर इस 100 मार्क्स के पेपर की बात करूं, ये आपका पेपर 100 मार्क्स का है एंड ये कैसे बाइफरकेटेड है? 100 मार्क्स के अंदर आपका 70 मार्क्स के आपके सिक्योरिटीज लॉज हैं। सिक्योरिटीज लॉज आपके 70 मार्क्स के हैं एंड आपकी कैपिटल मार्केट जो आपका टॉपिक है, दो पार्ट में डिवाइड है ना, आपका सब्जेक्ट का नाम है क्या, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। एंड कैपिटल मार्केट आपका 30 मार्क्स का है। कैपिटल मार्केट क्या है आपका? 30 मार्क्स का है। अब इन दोनों शब्दों को तोड़ते हैं और समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो ये ऐसे बाइफरकेटेड है। मैं आपको इंडेक्स भी दिखा दूं तो ये इंडेक्स है सिक्योरिटीज लॉज के अंदर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर कम से कम 14 चैप्टर पढ़ने हैं। एंड अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं उसमें 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको, एक स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, एक सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएरीज। ये 30 मार्क्स का है। तो इसका मतलब देखो ये ज्यादा स्कोरिंग है। मतलब 30 नंबर में 2 चैप्टर और 70 नंबर के अंदर 14 चैप्टर्स। कितना स्कोरिंग है। मतलब पास तो तुम वैसे ही हो जाओगे। किसी ने 2 चैप्टर पूरे पक्के स्ट्रॉन्ग कर लिए और
थोड़े चैप्टर यहाँ से बदले, पास होना बहुत बड़ी बिग डील नहीं है इसके अंदर, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है चैप्टर, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। और मैं लिख के दे रहा हूँ, जितना टेक्निकल पेपर है ना उतना इंटरेस्टिंग भी ये पेपर है। एक बार अगर ढंग से पढ़ लिया और समझ लिया, देन यू विल लव इट, देन यू विल लव इट, ये मेरा प्रॉमिस है। प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, प्यार हो जाएगा। और स्टार्ट करते हैं हम सिक्योरिटी लॉस कैपिटल मार्केट। इसको सिक्योरिटी लॉस क्यों बोलते हैं और कैपिटल मार्केट क्यों बोलते हैं और व्हाट इज कैपिटल मार्केट, अब बात करते हैं और देखते हैं क्या चीज है। तो अब हम पढ़ते हैं गाइस सिक्योरिटीज लॉस का मतलब। तुम्हें पहले सिक्योरिटी लॉस का मतलब समझने से पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज सिक्योरिटी। सर एक टर्म होता है शेयर, एक टर्म होता है शेयर। जब हम बोले शेयर्स, तो शेयर्स का मतलब दो ही शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर एंड एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ये आप लोगों को पता ही है। इक्विटी शेयर वो होता है जो कंपनी की परमानेंट कैपिटल होती है ना, ये कभी रिडीम नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर वो होती है जहां पे शेयर होल्डर को दो चीज की प्रेफरेंस मिलती है, एक तो डिविडेंड की, उसको इक्विटी से पहले हमेशा डिविडेंड मिलेगा, दूसरा रीपेमेंट की, कल को अगर कंपनी डूबेगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस प्रायर मतलब शेयर होल्डर्स के अंदर प्रेफरेंस पहले प्रेफरेंस वाले को मिलेगी, बाद में इक्विटी वाले को मिलेगी। और दूसरा वैसे भी कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो इंडिया के अंदर हमेशा रिडीमेबल इशू होते हैं और उनका मैक्सिमम टाइम होता है 20 साल, इंफ्रा कंपनी होती है 30 साल, तो इसका प्रेफरेंस को रिडीम करना ही करना है। लेकिन इक्विटी इरिडीमेबल कैपिटल होती है, इसलिए इसे परमानेंट कैपिटल भी बोलते हैं। तो जब हम बोले शेयर, तो शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। लेकिन जब हम वर्ड बोले सिक्योरिटीज, जब हम वर्ड बोले सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटी इज अ वाइडर टर्म देन शेयर। तो इसके अंदर सब कुछ आ गया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। जब सबको जोड़ देंगे तो बनेगा सिक्योरिटी। शेयर, डिबेंचर सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सिक्योरिटी। तो इसका सिक्योरिटी इज अ वाइडर टर्म देन शेयर। सिक्योरिटी इट इंक्लूड्स डिबेंचर्स आल्सो, बॉन्ड्स आल्सो, सब कुछ आता है इसके अंदर, सब कुछ आता है इसके अंदर। अब समझने वाली चीज क्या है, एक ऐसा लॉ जो सिक्योरिटीज में डील करता है, एक ऐसा लॉ जो सिक्योरिटी में डील करता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें क्यों बोल रहा था कि ये सब जरूरी है, कंपनी लॉ की नॉलेज होनी जरूरी है। कंपनी लॉ में एक सेक्शन 23 पढ़ा था आप लोगों ने, कंपनी लॉ में एक सेक्शन 23 पढ़ा था आप लोगों ने, जो डील करता था मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। और मैंने तुम्हारे को बताया था वहां पे कि नॉर्मली कंपनी लॉ के अंदर सिक्योरिटी इशू करने के 4 मेथड होते हैं। एक होता है पब्लिक इशू, एक होता है राइट इशू, राइट्स इशू, एक होता है बोनस इशू, एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। हमने पढ़ा था वहां पे कि मेथड, एक कंपनी 4 तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है कि हमारी कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही है, शेयर्स ऑफर नहीं दे रही है, इनवाइट कर रही है, वो लोग आगे ऑफर देंगे, इनवाइट कर रही है कि भाई हमारी कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है 1 लाख शेयर्स का एट ₹100 ईच, जिसको खरीदने हैं खरीद लो, जिसको खरीदने हैं खरीद लो। दैट इज पब्लिक इशू, जहां पे लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो एक सिक्योरिटी इशू करने का ये तरीका होता है। राइट इशू का होता है जहां पे कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर है, उन्हीं को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे पहला राइट देती है कि हमारी कंपनी नए शेयर लेके आ रही है और पहला राइट हम आपको दे रहे हैं, आप खरीद लो, आप शेयर्स खरीद लो। मतलब जहां पे हमेशा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दिया जाता है खरीदने के लिए, बाहर वालों से पहले किसको दिया जा रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दिया जा रहा है। इसलिए इसका नाम भी क्या है, राइट इशू, कि पहला अधिकार किसको दिया जा रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, राइट दिया जा रहा है शेयर्स खरीदने का। नेक्स्ट आता है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है कि जहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि मान लो कोई बंदा हमारी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन हम उसको शेयर बेचना चाहते हैं और वो हमारे लिए आइडेंटिफाइड पर्सन है। लॉ बोलता है आइडेंटिफाइड पर्सन को दो गया। आइडेंटिफाइड पर्सन मतलब आप उसे जानते हो, लेकिन वो ना तो कंपनी का शेयर होल्डर है, ना वो कंपनी का एम्प्लॉई है, कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल वो आप उसके कंपनी का शेयर अपने बेचना चाहते हो, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, तो प्राइवेट प्लेसमेंट हमेशा किसको होती है, सेक्शन 42 था इसका कंपनी के अंदर, आइडेंटिफाइड पर्सन को होती है, वहां पे क्लियर कट वर्ड लिखा है आइडेंटिफाइड पर्सन। और जब आप वहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है क्लियर कट, एनी ऑफर अदर देन पब्लिक ऑफर इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। जनरली जो पब्लिक ऑफर नहीं है वो प्राइवेट प्लेसमेंट है।
एक्सेप्ट राइट इश्यू, बोनस इश्यू, इन सब चीजों को बाहर करके, क्योंकि इनके सेपरेट प्रोविजंस हैं। तो अब फर्क समझाया था मैंने, किस तरह 4 तरीके से सिक्योरिटीज इशू होती हैं, ठीक है। और ये कहां से इशू हो रही है? कंपनी एक्ट से इशू हो रही है। अच्छा, और उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी की अगर मैं आपसे बात करूं, तो पब्लिक कंपनी आपने पढ़ा था कि वो पब्लिक इशू भी ला सकती है, अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में पब्लिक इशू के थ्रू भी इशू कर सकती है, राइट इशू के थ्रू भी इशू कर सकती है, बोनस इशू के थ्रू भी इशू कर सकती है, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी इशू कर सकती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो खाली 3 तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी 3 तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है, एक राइट्स इशू, एक बोनस इशू, एंड तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है, पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है। आपने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन थी सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर, पढ़ा था वहां पे, और वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ था प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना टोटली प्रोहिबिटेड है। पब्लिक इशू लाना टोटल प्रोहिबिशन है। क्या है? टोटल प्रोहिबिशन है। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है। ये बात आप लोग पढ़ के आए थे वहां पे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी 4 तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, जो सेक्शन 23 में मेन मेथड्स बताए हुए हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, कहने को तो स्वेट इक्विटी भी है, ईसोप भी है, लेकिन वो अदर मेथड्स में गिनते हैं। जो मेन मेथड है सेक्शन 23 जिसको मेनली रिकॉग्नाइज करता है वो 4 है, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। और अगर मैं आपसे बात करूं प्राइवेट कंपनी की, तो 3 तरीके से ला सकते हैं, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। और आपको पता है कि वो पब्लिक इशू क्यों नहीं ला सकती, उसको पब्लिक इशू लाना क्यों मना है प्राइवेट कंपनी को? क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 68 जो प्राइवेट कंपनी डिफाइन करता है वहीं पे मना है कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है। ये बात समझ आ गई हमारे को, ये हमने वहां पढ़ा था। अब एक समझने वाली चीज ये है कि देखो, जो एक तरीका तो ये है कि हमारे इंडिया के अंदर जब वो कंपनी शेयर्स लेकर आई, जब वो कंपनी शेयर लेकर आई तो मार्केट में उसने इशू तो कर दिया। अब हमारे इंडिया में ना 2 तरीके की कंपनी होती है, ध्यान से सुनते चलना। 2 तरीके की कंपनी होती है, एक होती है लिस्टेड। हमारे इंडिया में 2 तरीके की कंपनीज होती हैं, एक होती हैं लिस्टेड, और एक होती हैं अनलिस्टेड कंपनीज। एक होती हैं लिस्टेड कंपनीज, एक होती हैं अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक, लिस्टेड कंपनी की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 क्लॉज 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिस्टेड कंपनी डिफाइन है। 13 के अंदर लिस्टेड कंपनी डिफाइन है। लिस्टेड कंपनी का मतलब एक चीज याद रखना, जब हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब होता है उस कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड है, उस कंपनी की सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है, लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो वो लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। और अगर उस कंपनी की सिक्योरिटीज are not listed on stock exchange, are not listed on stock exchange, अगर उसकी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है तो फिर वो अनलिस्टेड कंपनी कहलाएगी। तो इसका मतलब कंपनी कभी लिस्ट नहीं होती, उसकी सिक्योरिटी लिस्ट होती है। अगर उस कंपनी की सिक्योरिटी लिस्ट हो जाएगी तो वो लिस्टेड कंपनी है, अगर उसकी सिक्योरिटी लिस्ट नहीं होती है तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो वो अनलिस्टेड कंपनी है। अब व्हाट इज लिस्टिंग? अब लिस्टिंग क्या होता है जरा समझते हैं, और लिस्टिंग क्यों कराई जाती है ये समझते हैं, क्योंकि पूरा लॉ उसी पे डिपेंड है। देखो 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 देखो, लिस्टिंग क्या है? तुमसे कोई पूछे कि लिस्टिंग क्या है तो लिखो लिखो,
लिस्टिंग क्या है? लिस्टिंग इज अ काइंड ऑफ परमिशन. परमिशन which is given by the stock exchanges to the companies to trade its securities on that stock exchange. लिस्टिंग एक काइंड ऑफ परमिशन है. स्टॉक एक्सचेंज आपको परमिशन देता है कि आप अपनी सिक्योरिटीज को हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करवा लो. आप अपनी सिक्योरिटीज को हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाकर ट्रेड करवा लो. और उसके बाद क्या होता है, आपकी सिक्योरिटीज एक बार लिस्ट होकर ट्रेड होने लग जाएंगी तो उसके बाद आपका क्या होगा, आपकी इससे फायदा क्या होगा? ट्रेड होने का मतलब क्या होता है? बाइंग और सेलिंग. ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग और सेलिंग. देखो जो अनलिस्टेड कंपनी होती है ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है लिक्विडिटी की, कि आपने अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद लिए तो कल को बेचना है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, आसानी से बिकेंगे नहीं. लेकिन अगर आपने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे स्टॉक मार्केट से, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदो, कभी भी जाकर बेच दो, उसको खरीदना बेचना आसान होता है. इसलिए लिस्टिंग से फायदा क्या होता है? लिक्विडिटी बढ़ती है. लिक्विडिटी बढ़ती है. लेकिन लिस्टिंग का जो काम है, लिस्टिंग का जो रूल है, वो बड़ी कंपनीज में ही चलता है, छोटी कंपनीज के अंदर नहीं चल पाता. तो जो एक कंपनी एक अच्छा लेवल अचीव कर लेती है, एक अच्छा स्टेबल लेवल पे आ जाती है, तो उसको लगता है कि यहां लिस्टिंग करवानी चाहिए, तो वो करा लेती है मेनली. अच्छा एक चीज और बता दूं, मेनली तुम्हारे को मैं एक बात बता दूं कि कंपनी एक्ट के अंदर पब्लिक कंपनी की लिस्टिंग होती है, प्राइवेट की जनरली नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में होती है. प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर लिस्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए भी ना एक रूल आ चुका है. उसके लिए भी एक रूल आ चुका है. पहले हम ये कहते थे कि लिस्टेड कंपनी के केस के अंदर, लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसकी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है. सिक्योरिटी के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर सब कुछ आते हैं. लेकिन जब आपने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी हो, तो आपने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, उनमें रिस्ट्रिक्शन होती है. जब आपने सेक्शन 2+68 में आपको प्राइवेट कंपनी पढ़ाया गया था कंपनी लॉ में, तो वहां पे आपने एक चीज पढ़ी थी कि पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जिसको मर्जी खरीदो, जिसको मर्जी बेचो, जिससे मर्जी खरीदो, जिससे मर्जी बेचो. लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. उनको पहले, जब भी अगर कोई प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचना चाहता है, तो पहले उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी. वो नहीं खरीदेंगे तो बाहर बेची जाएंगे, वो नहीं खरीदेंगे तो बाहर बेचे जाएंगे. इसका मतलब जब प्राइवेट कंपनी में ऑलरेडी शेयर्स के ट्रेड होने पर रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफर होने पर रिस्ट्रिक्शन है, तो और स्टॉक मार्केट में तो शेयर्स फ्रीली ट्रेड होते हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनी को शेयर्स की लिस्टिंग करवाना अलाउड था ही नहीं. लेकिन वो जो रोक थी ना, वो खाली शेयर्स पे, डिबेंचर पे नहीं थी. तो उससे एक एनालिसिस ये निकलता था कि प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर लिस्ट हो सकते हैं. लेकिन उसके लिए भी एक रूल आ गया कि वो डिबेंचर कब लिस्ट होंगे और वो लिस्ट माने भी जाएंगे नहीं माने जाएंगे, मैं आगे बात करूंगा डिटेल में आगे. इसलिए मेनली आप ये समझो कि मेनली पब्लिक कंपनी ही लिस्ट होती है. मैं कहीं से ये नहीं कह रहा प्राइवेट लिस्ट नहीं होती, होती थी, लिस्टेड आज भी दिख जाएंगे तुम्हारे को, डिबेंचर लिस्ट होते थे उनके. लेकिन अब कब उन्हें लिस्टेड मानेंगे, कब नहीं मानेंगे, मैं उनकी डिटेल में बात करूंगा आपसे आगे. तो मेनली अभी हमने लिस्टिंग समझा था. लिस्टिंग क्या होती है? काइंड ऑफ परमिशन होती है, जो कौन देता है आपको? कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज देता है, ताकि वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी ट्रेडिंग करवा सके, अपनी ट्रेडिंग करवा सके, अपने शेयर्स की, अपनी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करवा सके. किसकी ट्रेडिंग होगी? सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होगी. सिक्योरिटी जब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या? शेयर, डिवेंचर, सब कुछ. शेयर, डिवेंचर सब कुछ आ गया इसके अंदर. अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? उस कंपनी की ट्रेडिंग बढ़ेगी, बाइंग सेलिंग बढ़ेगी, बाइंग सेलिंग बढ़ेगी. और एक चीज याद रखना, देखो दो तरीके की परमिशन होती है. एक होती है लिस्टिंग परमिशन और एक होती है ट्रेडिंग परमिशन. परमिशन भी दो तरीके की होती है. एक होती है लिस्टिंग परमिशन और एक होती है ट्रेडिंग परमिशन. देखो लिस्टिंग जो होती है ना, वो वन टाइम परमिशन होती है. मतलब आपने एक बार लिस्ट करवा लिया, इसका मतलब आपको स्टॉक एक्सचेंज ने अलाउ करवा दिया कि आप अपनी ट्रेडिंग कर लो. मगर आपको कितने साल के लिए ट्रेड करना है, 1 साल 2 साल, उसके लिए आपको ट्रेडिंग परमिशन अलग से लेनी पड़ेगी. इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि लिस्टिंग परमिशन लाइफ में वन टाइम लेते हैं जनरली हम, और ट्रेडिंग परमिशन आपको जितनी बार ट्रेड करवाना है, आपको बार बार लेनी पड़ेगी. मान लो आपने पहले 3 साल के लिए ट्रेडिंग परमिशन ली, 2 साल के लिए ली, तो 3 साल ट्रेड होंगे. उसके बाद आप दोबारा ट्रेड करवाना चाहते हैं अपनी सिक्योरिटीज को, दोबारा से ट्रेडिंग परमिशन लो. तो ट्रेडिंग परमिशन आपको बार बार लेनी पड़ती है, लेकिन लिस्टिंग परमिशन वन टाइम ली जाती है. ये जस्ट लाइक सिमिलर कंसेप्ट है पासपोर्ट एंड वीजा. जैसे पासपोर्ट लाइफ में वन टाइम बनता है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो पासपोर्ट लाइफ में वन टाइम बनता है, लेकिन आपको जितनी बार जिस कंट्री में जाना है,
तो वीजा बार बार अलग से लगवाना पड़ता है ना। तो इसलिए दो तरीके की परमिशन होती है, लिस्टिंग परमिशन, एक होती है ट्रेडिंग परमिशन। तो लिस्टिंग वन टाइम परमिशन होती है, लेकिन जितनी बार आपको ट्रेड कराना है आपका ट्रेडिंग परमिशन आपकी कंपनी को अलग से लेनी पड़ती है। तो अच्छा, आपकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगी। तो अब जब लिस्ट हो जाएंगी तो उनको ऑब्वियस सी बात है, हमारे इंडिया में ना, अब हमने लिस्टिंग समझ लिया क्या होता है, सिक्योरिटी भी समझ लिया क्या होता है। तो हमारी जब कंपनी लिस्ट होती है ना, हमारी जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटर है, जो पूरी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है, या मैं कह सकता हूं जो लिस्टेड कंपनी, क्योंकि जब एक कंपनी की सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएंगी तो वो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, या मैं कह सकता हूं जो स्टॉक मार्केट का या जो लिस्टेड कंपनीज का जो हमारे इंडिया में रेगुलेटर है, कंपनीज का जो हमारे इंडिया में रेगुलेटर है वो है सेबी। कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब किस तरीके से, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज गलत काम तो नहीं कर रहा है ना, गलत ट्रेड तो नहीं करवा रहे, कोई कंपनी ऐसा कि स्टॉक लिस्टिंग करवाने के लिए बड़े सारे लॉज हैं, तो सेबी का एक काम है देखना कि वो ट्रेडिंग ढंग से हो रही नहीं हो रही, जिस टाइम लिस्ट हुई थी वो लिस्टिंग का क्राइटेरिया पूरा करा था नहीं करा था, वो सारी चीज देखने का काम किसका? सेबी का। तो उसके लिए सेबी ने ना बहुत सारे लॉ बनाए हुए हैं कि वो जब सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होंगी तो उनको कैसे ट्रेड करवाना है, क्या उनके लिए लॉज है, किस तरीके से वो इश्यू की जाएंगी, किस तरीके से वो ट्रेड होंगी, उसके लिए बड़े सारे लॉ बने हुए हैं। उन्हीं लॉज को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज लॉज। उन्हीं लॉज को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज लॉज। तो एक बात समझ आ गई हमारे को। तो सिक्योरिटी वर्ड क्या होता है समझ आ गया। जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएगी तो वो उसकी जगह, उस कंपनी की सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएंगी तो उसको सेबी रेगुलेट करेगा। और लिस्टिंग करवाने के लिए और लिस्टिंग के बाद ट्रेड करवाने के लिए और बाइंग सेलिंग के लिए बाद में बहुत सारे इंडिया में लॉज हैं जो उस पूरी ट्रेडिंग को और उस पूरी लिस्टेड कंपनी को कंट्रोल करते हैं। उन लॉज को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज लॉज। उन लॉज को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज लॉज। तो अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो इसलिए तुम देखोगे ये है हमारा सिक्योरिटीज लॉज। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो सिक्योरिटी लॉज के अंदर क्या है? पहला सेबी एक्ट। सेबी खुद क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। सेबी कैसे बना? उसके सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये जो सिक्योरिटीज की बात हो रही थी, मैंने तुम्हारे को बताया कि सिक्योरिटी इशू करना है, सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या नहीं आती है, वो सब इसमें कवर है। डिपॉजिटरी, एक बार जब आपकी कंपनी इशू हो गई, आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज इशू हो गई तो उनकी ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। अच्छा, ट्रेडिंग करने के लिए क्या होता था? देखो, दो तरीके के शेयर होते हैं इंडिया में, एक होते हैं फिजिकल शेयर्स, एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। जैसे आज के टाइम में आपके पास पैसा होता है, जो पैसा होता है आपका दो तरीके का होता है, एक होता है पैसा जो आपके हाथ में है, एक होता है आपका पैसा जो आपके बैंक में है। अच्छा, क्या आप हाथ वाला पैसा किसी को भी दिल्ली में बैठे बैठे मुंबई ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपको हाथ से देके आना पड़ेगा फिजिकल में। लेकिन क्या अगर आपके बैंक में, तो क्या एक बैंक से आप दूसरे बैंक में, एक बंदा दिल्ली में बैठा एक बंदा मुंबई बैठा, क्या आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो? यस। इसीलिए फ्री ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड करने के लिए इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स का कंसेप्ट लाया गया। ये जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने देखा होगा डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, डीमैट अकाउंट। उससे फायदा क्या होता है कि आप ऑनलाइन शेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स खरीदते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स कैसे खरीदे जाएंगे? वो डीमैट अकाउंट उसके लिए खुलवाना पड़ता है। मैं देखोगे इंडिया में शेर खान हो गया, जीरोधा हो गया, बड़े सारे इंडिया में डीमैट अकाउंट कंपनियां जो खुलवाती हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाती हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं उनको, डीपीज। तो वो पूरा काम कैसे चलता है वो इस एक्ट के अंदर बताया गया। उसके अलावा कंपनी जब नई नई पब्लिक इशू लेके आती है उसके लिए लॉ ये वाला है। तो इसका तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लॉज हैं इसके अंदर जो बताए गए हैं सेबी के लॉ। ये सब कौन से लॉ हैं? सिक्योरिटीज लॉज है। ये सब कौन से लॉज हैं? सिक्योरिटीज लॉज हैं। तो अब आपको सिक्योरिटीज लॉज समझ आ गया क्या होता है? सिक्योरिटीज लॉज समझ आ गया क्या होता है? सिक्योरिटी लॉ का बेस क्लियर हो गया। और तुम्हें एक चीज और बता दूं नॉलेज के लिए, एक चीज और बता दूं, हमारे इंडिया में सेक्शन 40 है कंपनी एक्ट का, सेक्शन 40 है कंपनीज एक्ट का। देखो, लिस्टिंग भी ना हमारे इंडिया में दो तरीके से होती है, एक होती है वॉलंटरली, एक होती है मैंडेटरी। हमारे इंडिया में लिस्टिंग दो तरीके से होती है, एक होती है वॉलंटरी लिस्टिंग। अब लिस्टिंग क्या होता है आपको समझ आ गया, सिक्योरिटीज लॉस क्या होता है ये समझ आ गया। एक होती है मैंडेटरी लिस्टिंग। देखो, जब आपकी कंपनी अपनी मर्जी से लिस्टिंग करवा रही है तो उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी लिस्टिंग। जब आपकी कंपनी अपनी मर्जी से लिस्टिंग कर रहा है तो हम वॉलंटरी लिस्टिंग। मैंडेटरी लिस्टिंग के अंदर बहुत सारे केसेस आते हैं, जिसमें से एक केस तुम्हारे को मैं समझाता हूं। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, कंपनी एक्ट एक सेक्शन 40 है, वो ये बोलता है कि मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, अगर ये कंपनी जिंदगी में जब भी
फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आएगी, जब भी अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आएगी, तो उस कंपनी के लिए एज पर सेक्शन 40 मैंडेटरी है लिस्टिंग करवाना, मैंडेटरी है लिस्टिंग करवाना, मैंडेटरी है लिस्टिंग करवाना। तो इसका मतलब यहां पे आप अपनी मर्जी से लिस्टिंग नहीं करवा रहे, आपके ऊपर मुसीबत हो गई, आपको मैंडेटरी है करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो भी कंपनी, मान लो देखो, जब कोई नई नई पब्लिक कंपनी बनती है तो ऐसा नहीं कि वो बनते ही लिस्टिंग कराती है। स्टार्टिंग में तो वो लोग अपने शेयर्स प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू स्टार्टिंग में तो शेयर्स ऐसे इशू करते हैं। जब कंपनी 2-3 साल चल जाती है, थोड़ा सा उसकी अच्छा कमाने लगती है, क्योंकि पब्लिक इशू का मतलब क्या है, आपकी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और मार्केट से पैसा मंगा रही है। देखो कोई भी बंदा तुम्हारी कंपनी को आसानी से पैसा नहीं देगा जब तक तुम्हारी कंपनी की मार्केट में गुडविल नहीं होगी, ब्रांडिंग नहीं होगी। तो पहले कंपनियां क्या करती हैं, स्टार्टिंग में ज्यादातर कंपनियां पब्लिक इशू लेके नहीं आती हैं, पहले वो कंपनी बनाते हैं, 2-4-5 साल चलाते हैं, अपना मार्केट में नाम बनाते हैं ताकि उनकी एक थोड़ी गुडविल क्रिएट हो जाए, उनका प्रोडक्ट फेमस हो जाए। उसके बाद वो कंपनी पब्लिक इशू प्लान करती है, ताकि जब लोग उस कंपनी का, जब वो पब्लिक इशू लेके आए, ताकि उसको लोग रिकॉग्नाइज करें, उसे जानते हो, ताकि लोग उसकी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाएं और कंपनी को फंडिंग मिल सके। क्योंकि पब्लिक इशू लाने का मेन मकसद क्या है, फंडिंग मार्केट से रेज करना। ठीक, तो आपको मैंने क्या बताया कि लिस्टिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है वॉलंटरी लिस्टिंग, एक होती है मैंडेटरी लिस्टिंग। एक वॉलंटरी लिस्टिंग क्या है कि आपको कोई लॉ नहीं करा लिस्टिंग कराने के लिए, फिर भी अपनी मर्जी से करवा रहे हो। मैं अच्छा, अपनी मर्जी से क्यों कराते हैं, फॉर इंक्रीजिंग द गुडविल इन द मार्केट, ताकि आपकी मार्केट में गुडविल इंक्रीज होगी। गुडविल कैसे इंक्रीज होगी, अगर आपकी कंपनी लिस्ट हो गई तो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना बेचना इजीली आसान है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है ना। तो और लोग इन्वेस्ट करेंगे मार्केट के अंदर, इमेज बढ़ेगी आपकी, है ना। और लिस्टेड कंपनी है तो इसका मतलब ये है, लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन आता है कि यार बड़ी कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी लॉ भी फॉलो कर रही है, सेबी लॉ भी फॉलो कर रही है। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं नॉलेज के लिए, मैं एक चीज और बताना भूल गया। बहुत सारे लोग ना इंडिया में ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में ये सोचते हैं कि जब हमारी कंपनी लिस्टेड बन जाती है ना, लिस्टेड बन जाती है, जब हमारी लिस्टेड कंपनी होती है, उसको सेबी के लॉ फॉलो करने होते हैं। ये करेक्ट बात है, आपको सेबी लॉ तो फॉलो करना ही है, लेकिन प्लस में कंपनी लॉ भी फॉलो करना है भाई। कंपनी लॉ और सेबी लॉ साथ साथ चलेंगे भाई। पहले कंपनी बनेगी, कंपनी बनेगी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी सिक्योरिटीज इशू करेगी किसके अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी मैंने बताया इशू करने के मेथड कहां पे दिए हुए हैं, कंपनी एक्ट के सेक्शन 23 में, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो आपको ऑथराइज करे कंपनी लॉ ने। और एक बार जब आपकी कंपनी इशू करते वक्त फिर लिस्टिंग करवाएगी, पब्लिक इशू लेके आएगी, फिर आपको सेबी के लॉ भी फॉलो करने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी कंपनी जब लिस्ट होगी तो उसको कंपनी लॉ भी फॉलो करना है, प्लस सेबी के लॉ भी फॉलो करना है, दोनों लॉ फॉलो करने हैं। लेकिन अगर आपकी खाली कंपनी अनलिस्टेड है तो खाली कंपनी लॉ फॉलो करना है, सेबी लॉ फॉलो नहीं करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग ना ऐसे सिखा देते हैं कि लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के लॉ फॉलो करने हैं, अनलिस्टेड है तो खाली कंपनी लॉ फॉलो करना है। अगर अनलिस्टेड है तो खाली कंपनी लॉ फॉलो करना है, लेकिन अगर लिस्टेड है तो कंपनी लॉ तो फॉलो करना ही करना है अभी भी, प्लस सेबी के लॉ भी फॉलो करने हैं। क्योंकि सिक्योरिटी क्या होती है, इशू कैसे होंगे, वो तो कंपनी लॉ ने बताया। फिर उसके बाद उसको इशू के बाद इशू कराने का प्रोसेस क्या रहेगा, और उसके बाद उसकी लिस्टिंग कैसे होगी, और उसके बाद उसकी ट्रेडिंग कैसे होगी, और उसके बाद आगे क्या प्रोसीजर रहेंगे, वो सब कौन बताते हैं, सेबी के लॉज बताते हैं। कौन बताते हैं, सेबी के लॉज। तो लिस्टेड कंपनी पे कंपनी लॉ भी लगता है, प्लस सेबी लॉज भी लगते हैं। सेबी लॉ के अंदर सब आ गए, सिक्योरिटी लॉज की सारे के सारे सिक्योरिटी लॉ सेबी लॉ के अंदर ही आ गए। इन सब के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो अब मैंने तुम्हारे को ये भी समझा दिया कि सेक्शन 40 ये बोलता है कि जो भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है तो उसके लिए लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है, उसके लिए लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 40। और अगर आप अपनी मर्जी से लाना चाहते, लिस्टिंग कराना तो करा लो, लेकिन मैंडेटरी वाले रूट भी होते हैं कि कभी कभार आपको मैंडेटरी भी करवानी पड़ सकती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो दो तरीके से एक कंपनी पब्लिक इशू लाती है, ध्यान से सुन लेना। कंपनी दो तरीके से पब्लिक इशू लेके आती है। पब्लिक इशू कंपनी दो तरीके से लेके आती है, एक होता है आईपीओ, दो तरीके के पब्लिक इशू होते हैं, एक होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड एक होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। देखो, जब आपकी कंपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आएगी, आपकी कंपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट टाइम शेयर इशू करेगी। जब आपकी कंपनी मान लो 2015 में बनी है या 2020 में बनी है, जब आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम बनी तो उसने स्टार्टिंग में तो फर्स्ट टाइम शेयर इशू करे होंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू। उसके बाद मान लो उसने 2-3 साल और भी शेयर इशू करे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। तो उसका ऐसा नहीं कि उसने शेयर पहले इशू नहीं करे, वो पहले से शेयर इशू करती आ रही है। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू के रूट से आ रही है, जब वो फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आएगी मार्केट के अंदर और जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, जिसको हमारे शेयर खरीदने खरीद लो, तो उसे हम बोलेंगे आईपीओ। जब कंपनी फर्स्ट टाइम लेके आएगी, नाम से क्लियर है, इनिशियल फर्स्ट टाइम लाएगी तो आईपीओ।
उसके बाद वो जितनी बार भी लेके आएगी तो एफपीओ। एक बार लाने के बाद अगर कंपनी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम लेके आती है पब्लिक इशू, सब क्या कहलाएंगे? एफपीओ कहलाएंगे, फर्दर पब्लिक ऑफर कहलाएंगे। तो पब्लिक इशू भी दो तरीके के होते हैं, आईपीओ और एफपीओ। इसके लिए हमारे कंपनी एक्ट में सेबी की इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आईसीडी रेगुलेशंस बोलते हैं, वो है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है। तो आपको सिक्योरिटीज लॉस क्या होता है, पब्लिक इशू क्या होता है, कौन सी कंपनी लाती है, मेनली पब्लिक कंपनीज लाती है, है ना, पब्लिक कंपनी ही लाती है पब्लिक इशू। तो प्राइवेट कंपनी को तो पब्लिक इशू लाना अलाउड ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी लिस्टिंग करा सकती है वॉलंटरली अपनी इच्छा से अगर करवाना चाहे। तो मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन उसमें भी अब क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्योंकि कंपनी अमेंडमेंट 2020 आने के बाद उसमें अमेंडमेंट आई है, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई है लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में, तो बात करूंगा मैं उसको लेके अलग से। अभी के लिए बेस बता दिया। अब आपका यहां तक बेस क्लियर हुआ। अब आते हैं कैपिटल मार्केट पे। सिक्योरिटीज लॉस समझ आया क्या होता है। अब आते हैं कैपिटल मार्केट। एक्चुअल मैंने सिक्योरिटी और कैपिटल मार्केट कहने को तुम्हारे चैप्टर में अलग अलग है, लेकिन कैपिटल लॉस, कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज लॉस एक मिलते जुलते एक ही चीज है, इंटरकनेक्टेड है दोनों। कैसे है मैं बताता हूं। अब व्हाट इज कैपिटल मार्केट, क्या होती है अब समझते हैं। ठीक, तो अब आते हैं गाइस, अब देखते हैं कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट समझने से पहले ना, पहले नॉर्मल मतलब समझाता हूं। एक शब्द होता है मार्केट। तो अगर तुमसे पूछे कोई व्हाट इज मार्केट, तो मार्केट क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक्स प्लेस। मतलब कोई भी ऐसी मार्केट जहां पे कोई भी चीज की बाइंग और सेलिंग हो रही है तो वो मार्केट है ना। कोई भी ऐसी चीज जहां पे किसी चीज की बाइंग और सेलिंग हो रही है वो मार्केट है। हम लोग कपड़े लेने गए तो कपड़ों की मार्केट में, तो वहां पे कपड़ों की बाइंग सेलिंग हो रही है। हम सब्जी मंडी गए तो वहां पे सब्जी की बाइंग सेलिंग हो रही है। तो जहां पे किसी भी चीज की बाइंग और सेलिंग होती है तो वो मार्केट है। अब क्या होता है, दो तरीके की मार्केट है इंडिया के अंदर। एक है रेगुलेटेड मार्केट एंड एक है नॉन रेगुलेटेड मार्केट। एक होती है रेगुलेटेड मार्केट, एक होती है नॉन रेगुलेटेड मार्केट। अब जरा समझते हैं व्हाट इज रेगुलेटेड मार्केट एंड व्हाट इज नॉन रेगुलेटेड मार्केट। Regulated market is that market which is regulated by any regulatory body and government। रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसको रेगुलेट किया जा रहा है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोलर है जो उस मार्केट को कंट्रोल कर रहा है ना। अब वो रेगुलेटरी बॉडी भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। अगर मैं नॉन रेगुलेटेड मार्केट की बात करूं तो नॉन रेगुलेटेड मार्केट इज दैट मार्केट, नाम से क्लियर हो रहा है, विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनीवन एल्स। नॉन रेगुलेटेड मार्केट is that market which is not regulated by anyone else। ठीक है जी, जिसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा। अब एग्जांपल देखते हैं, अब एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट एटसेट्रा। इसके ऊपर कोई रेगुलेटर थोड़ी, सब्जी मंडी के ऊपर कोई रेगुलेटर थोड़ी है। वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, ऐसा थोड़ी कि इस मार्केट के अंदर रेगुलेटर हो रहा है कि ये जो सेलर है ये इतने में सब्जी बेचेगा, या ये बायर है ये फ्रूट वाला ये इतने में फ्रूट बेचेगा। सब अपनी मर्जी से जो मर्जी कर रहे हैं और जैसे मर्जी खरीदा बेचा जा रहा है। लेकिन रेगुलेटेड मार्केट ऐसी ऐसी मार्केट होती है जिनके अंदर प्रॉपर रेगुलेटेड रेगुलेटर है। जैसे एग्जांपल कैपिटल मार्केट।
अब ये कैपिटल मार्केट इसी का पार्ट है, रेगुलेटेड मार्केट। अभी क्या होता है हम समझेंगे, वही वही तो हमने पढ़ना है 30 नंबर में। इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी, सेबी रेगुलेटर है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मनी मार्केट, तुम लोग 11 12 में पढ़ के आए होगे, बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया गया होगा। इसका रेगुलेटर कौन है इंडिया में? आरबीआई, है ना। फॉरेक्स मार्केट, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है, फॉरेन एक्सचेंज खरीदा बेचा जाता है, उस मार्केट को हम बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। इसका अगर रेगुलेटर बात करें तो आरबीआई, एटसेट्रा। इसका मतलब एक ऐसी मार्केट जिसके ऊपर कोई रेगुलेटर होता है तो वो रेगुलेटेड मार्केट होती है, एक ऐसी मार्केट जिसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं होता तो वो कौन सी होती है? नॉन रेगुलेटेड मार्केट होती है। अब कैपिटल मार्केट के बारे में हमने मेन पढ़ना, तो हम पहले वही समझते हैं। और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है इंडिया में? सेबी। और मैंने तुम्हें बताई थी सेबी का रोल क्या है, पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना, पूरी सिक्योरिटीज को देखना, रेगुलेशंस बनाना, लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाना, वो भी इन्हीं का काम है। रेगुलेटर है, रेगुलेटर से बना रेगुलेशंस, तो जितनी लिस्टेड कंपनी पे रेगुलेशंस लगती हैं लॉस की फॉर्म में, वो भी कौन बनाता है? सेबी बनाता है। अब जरा अगर इसको देखें तो व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट कि अगर तो मैं सीधी सी भाषा में बोलूं तो लिखो, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट where shares and securities, वो कहने को मैंने शेयर एंड सिक्योरिटी बोल दिया, शेयर में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों आते हैं, सिक्योरिटी में सब कुछ आ गया, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर में खाली सिक्योरिटी लिखता तो भी चल जाता। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, आर इशूड एंड ट्रेडेड। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, तो इशू करते वक्त मार्केट के अंदर, और उसको इशू करने के बाद एंड है, देखो अगर हम खाली इशू कर रहे हैं तो वो तो अनलिस्टेड कंपनी भी इशू करती है, अगर हम खाली इशू करके छोड़ रहे हैं तो वो तो अनलिस्टेड कंपनी भी इशू करती है, और अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी सेबी के लॉ नहीं लगते। लेकिन हम इशू करवाने के बाद उसकी ट्रेडिंग भी करवा रहे हैं तो फिर कैपिटल मार्केट के लॉ लगेंगे, क्योंकि अगर ट्रेडिंग करवानी है तो हमको पहले लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, और जैसे लिस्टिंग करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे तो स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर सेबी है, तो ऑटोमेटिक हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी के दायरे में आ जाएगी और हमारे को सेबी के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। अब तुम खुद सोचो, कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे हम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, और वो कब कहलाती है मार्केट? वो मार्केट को मार्केट कब बोलते हैं? जब सिक्योरिटी इशू होती है, ट्रेड होती है। और इशू और ट्रेड होने के लिए जो लॉ फॉलो करने हैं वो कौन से लॉ फॉलो करने हैं? सिक्योरिटीज लॉ फॉलो करने हैं, जो ऊपर 70 मार्क वाला पोर्शन है। तो इसका इशू क्या है? इशू क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इशू होती है, और कौन कौन से लोग इशू करने में हेल्प करते हैं, लिखा है इंटरमीडियरीज। कौन कौन से लोग? इंटरमीडियरी का मतलब है स्टॉक ब्रोकर्स, है ना, ब्रोकर्स होते हैं वगैरह वगैरह, मर्चेंट बैंकर्स, अभी हम पढ़ेंगे सब कौन होते हैं। तो वो इंटरमीडियरीज कौन है, इशू करने में हेल्प कौन कर रहे हैं, क्या क्या चीजें इशू करनी है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। और इशू कैसे होंगे, उनके लॉज क्या है, और इशू करने के बाद ट्रेडिंग कैसे होगी, लिस्टिंग सब यहाँ लिखा हुआ है, इनसे रिलेटेड लॉज वो सब यहाँ पे है। तो इसलिए मैंने बोला था कि दोनों इंटर रिलेटेड है। तो देखो सिक्योरिटीज वर्ड ऊपर आया था, सिक्योरिटीज रिलेटेड लॉ कहाँ पे है? ऊपर। जिस मार्केट में वो इशू हो रही है सिक्योरिटीज, उसे मार्केट को हम, और ट्रेड हो रही है उस मार्केट को हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल मार्केट बोल रहे हैं, कैपिटल मार्केट बोल रहे हैं। अच्छा, इंडिया में अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज दो ही है। पॉपुलर अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो दो हैं, वो अगर आपको पता हो तो, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बीएससी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो से ज्यादा भी है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं सेबी की साइट पे ले जाकर। पॉपुलर दो है इसलिए हमारे मुंह से एनएससी बीएससी निकलता है, एंड बीएससी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये तो हमारे को पता ही है। ये एनएससी बीएससी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इनके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स है, मतलब इनकी ऑल ओवर इंडिया पर आप लिस्टिंग करवाओगे तो ऑल ओवर इंडिया में ट्रेडिंग होती है। दिखाता हूं सेबी, ये हम सेबी की वेबसाइट पे आए हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, ये रे इंटरमीडियरीज, तो स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो इंटरमीडियरी, तो यहाँ आते हैं। खुल जा भाई,
खुल क्यों नहीं रहा? स्लो क्यों चल रहा है भाई? सेबी की साइट खुलने में दिक्कत नहीं आ रही है, दिक्कत नीचे आ रही है। आ गया, खुल गया। स्टॉक एक्सचेंजेस, यहां अगर हम आए तो ये देखो, बीएससी कितने, बीएससी है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड है, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, एनएससी आईएफएससी लिमिटेड है। तो देखो स्टॉक एक्सचेंज दो से भी ज्यादा है, लेकिन हम पॉपुलर दो हैं तो इसलिए हम दो का नाम लेते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज वैसे बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारे को सेबी की साइट पे जाकर दिखाया ओरिजिनली, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हमारे इंडिया में दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, तुम लिखो लिखो, दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। मैनर्स ऑफ ट्रेड, यहां पे लिखो मैनर ऑफ ट्रेड। मैनर ऑफ ट्रेड, एक होता है डायरेक्ट ट्रेड और एक होता है थ्रू मिडलमैन। ठीक, देखो डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है, लिखो, ये बायर है, ये सेलर है, बायर ने सेलर को मनी दे दी, सेलर ने बायर को गुड्स दे दिए, जो भी है थिंग वगैरह, जो भी है पर्टिकुलर चीज दे दी, तो डायरेक्ट ट्रेड है। देखो जब बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं होता, मैंने सामने सेलर को चीज दे दी, सेलर ने मेरे को चीज दे दी, बायर ने सेलर को पेमेंट दे दी, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड। इसी को हम दिस इज लिखो, लिखो दैट इज, लिखो दैट इज, यहां पे लिखो दैट इज व्हेन buyer and seller knows each other when buyer and seller knows each other and knows it at the time of purchase or sale, purchase or sale and buying directly from each other, this is known as, this is called direct sale और ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर ट्रेड भी बोलते हैं, ओटीसी, ओवर द काउंटर ट्रेड भी बोलते हैं। जब बायर और सेलर एक दूसरे को जानते होते हैं और आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो खुद ही गुड्स बेच दिए, जिसको खरीदना है उसने बेच, जिसने खरीदना है उसने खरीद लिया, जिसको बेचना है उसने बेच दिए, पेमेंट कर दी, तो इसको हम डायरेक्ट सेल बोलते हैं, ये डायरेक्ट ट्रेड होता है। अब जब हम थ्रू मिडलमैन करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे बायर है, यहां पे एक मिडलमैन है, यहां पे एक सेलर है, बायर देगा मिडलमैन को गुड्स, पेमेंट, बायर देगा मिडलमैन को पेमेंट, मिडलमैन उसे आगे देगा सेलर को, फॉरवर्ड कर देगा पेमेंट, बदले में अपनी कमीशन लेगा वो। सेलर देगा मिडलमैन को गुड्स और मिडलमैन उसको आगे दे देगा बायर को। तो लिखो लिखो दैट इज व्हेन बायर एंड सेलर
are unknown to each other. Each other आगे and are trading in the market and are trading in the market but not directly but through a middleman. Through a middle man. Then it is called indirect trade. Then it is called indirect trade. And it is also known as exchange traded. तो देखो, जब बायर और सेलर एक दूसरे को जानते हैं और डायरेक्टली खरीद बेचते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेल, एंड इसे हम ओवर द काउंटर ट्रेड भी बोलते हैं। एंड जब एक दूसरे को नहीं जानते और किसी मीडियोकर के थ्रू बिकवाते हैं अपने शेयर्स को तो उसे हम इनडायरेक्ट ट्रेड बोलते हैं और इसे हम एक्सचेंज ट्रेड भी बोलते हैं। जैसे आपको क्या पता होगा, स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिस मार्केट के अंदर आप स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स बेचते हो और आप डायरेक्टली नहीं बेचते, आप बायर और सेलर एक दूसरे को जानते नहीं होते। बीच में स्टॉक एक्सचेंज का एक ब्रोकर होता है जो आपके शेयर इधर से लेकर उधर बिकवाता है आपको। ब्रोकर का काम होता है आपके शेयर बिकवाना, तो इसका मतलब थ्रू मिडलमैन बिकवा रहा है, ब्रोकर उसके बदले ब्रोकरेज लेता है। ब्रोकर उसके लिए क्या लेता है? ब्रोकरेज। तो इसी को हम एक्सचेंज ट्रेड बोलते हैं। हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो एक्सचेंज ट्रेडेड किसको बोलते हैं? आपको समझ आ गया? तो एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब है कि हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे से शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं। तो एक्सचेंज पे ट्रेड होने का मतलब एक्सचेंज क्या है? जहां पे एक मिडल मैन का रोल है, जहां पे मिडल आप डायरेक्टली नहीं बेच रहे, जहां पे एक मिडल मैन है जो आपके शेयर से, एक ब्रोकर है जो बीच में आपके शेयर बिकवा के आगे फॉरवर्ड करवा रहा है, या खरीदना है या बिकवाना है, सब कुछ किसके थ्रू चल रहा है? मिडल मैन के थ्रू चल रहा है, जहां पे बायर सेलर एक दूसरे को जानते नहीं है। तो इस मार्केट का फायदा क्या होता है? मिडल मैन का फायदा क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़वाना आसान होता है, इजीली खरीद बेच सकते हो, आप नहीं भी जानते तब भी आपके शेयर्स बिक जाएंगे। वरना नॉर्मली अगर आप डायरेक्टली बेचने जाओगे तो जब तक आपको बायर मिलेगा नहीं या सेलर मिलेगा नहीं तब तक आप बेच नहीं पाओगे। और एक नॉर्मल बंदे के कॉन्टैक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन ब्रोकर्स के बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके लिंक बहुत ज्यादा होते हैं, वो इजीली आपके बिकवा देते हैं। इसलिए हम इसे एक्सचेंज ट्रेडेड भी बोलते हैं। तो आपको ये भी समझ आ गया स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मिडल मैन का रोल होता है। बेस समझ आ रहा है ना सब? और स्टॉक एक्सचेंज की बात मैंने क्यों करी? क्योंकि यहीं पे सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी। और क्या खाली इंडिया में दो ही स्टॉक एक्सचेंज है? ऐसी बेसिक नहीं, ज्यादा है, लेकिन पॉपुलर खाली दो हैं, ये भी बात हुई। और अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बात और रह गई। देखो, दो तरीके के लोग हैं मार्केट के अंदर, ये भी समझना जरूरी है। एक होगा ट्रेडर, एक कहलाएगा इन्वेस्टर। नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूं। देखो, जो लोग तुम्हारे मेरे जैसे लोग, सीधे लोग, जो जिनको ज्यादा मार्केट की समझ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि पैसा लेते हैं, मार्केट में लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स खरीद के लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। जो लोग लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह शो करते हैं शेयर्स की, चलो ले लिया, 2 साल बाद देखेंगे प्राइस कितना बढ़ रहा है, 4 साल बाद जब बढ़ जाएगा तो बेच देंगे, तो वो लोग कहलाते हैं इन्वेस्टर। ट्रेडर कौन होते हैं? जो डेली बेस पे ट्रेड करते हैं। ट्रेड का कहते हैं बाइंग सेलिंग, सुबह खरीदे शाम को बेच दिए, 1-2 दिन में बेच दिए, जैसे प्राइस बढ़ा बेच दिए। जो डेली बेसिस पे खरीदने बेचने का काम करते हैं वो सब ट्रेडर होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगाते हैं वो सब कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लगाकर छोड़ दिया, आराम से देखेंगे, जब रिटर्न लगेगा बहुत अच्छा आ रहा है तो बेचेंगे, वरना नहीं बेचेंगे। ट्रेडर का काम क्या? रोज ही खरीदा रोज ही बेचा, रोज ही खरीदा रोज ही बेचा, ये हमारा नॉर्मल बंदे का काम नहीं होता। और मैं वैसे बता रहा हूँ, ट्रेडर कभी भी आसानी से नहीं बनना चाहिए। जिसको बहुत ज्यादा समझ हो मार्केट की, बहुत ज्यादा लीगल नॉलेज हो, प्लस बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल तजुर्बा। वैसे नॉलेज तो, बुकिश नॉलेज तो अलग चीज है। जिनको तो एक्चुअल ट्रेडर तो वही होता है जिसको काम कर करके तजुर्बा आता है, जिसको बहुत ज्यादा। बहुत सारे स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग हैं, जैसे आज जाके चेक करना, सीए राकेश झुनझुनवाला, ये इंडिया के हैं। वॉरेन बफे, ये बाहर के, इनको तो गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट बोला जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, जिन लोगों ने आज तक पढ़ाई भी ढंग से नहीं करी है। ऑल्दो राकेश झुनझुनवाला इज अ सीए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वॉरेन बफे ने तो इतनी कोई खास पढ़ाई भी नहीं करी, और फिर भी देखो वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के अंदर आते हैं और पूरी स्टॉक मार्केट उन्होंने हिला रखी है। तो वो बहुत सारे लोग इंडिया में ट्रेडर है, लेकिन ट्रेडर से बेटर है आप इन्वेस्टर बनो अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है। कभी ना कभी लॉन्ग टर्म में हमेशा स्टॉक रिटर्न दे के ही जाता है। ठीक,
चलो, ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्या होता है स्टॉक मार्केट, कौन लोग होते हैं उसके अंदर, सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, सिक्योरिटी लॉस क्या होते हैं, सब मैंने एक बेस क्लियर कर दिया। आई होप आपको सिक्योरिटी लॉ का इंट्रो समझ आया होगा, आपके कोर्स में क्या क्या ये भी समझ आ गया होगा, कितने कितने मार्क्स का पोर्शन है। आज मैंने ऑफिशियली कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करा था, सिर्फ एक इंट्रो दिया था स्टॉक सिक्योरिटी लॉ का, कि सिक्योरिटी लॉ क्या है, कैसे इसके अंदर कंटेंट क्या है, कैसे चलता है, कौन कौन से लॉ लगते हैं, और तुम्हें समझ आया कि कंपनी लॉ की कितनी रेलेवेंस है सिक्योरिटी लॉ के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स लॉट, बाय। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।